नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में 24 फरवरी से तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस खुलने जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुबह 10 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल पहले ही खुले जा चुके हैं। वहीं जो बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा अभी भी जारी रहेगी। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा के फरीदाबाद अधिवेशन पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रवक्ता दीपक यादव ने सरकार से प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग उठाई थी। अब शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल खोलने की भी इजाजत दे दी है। अब आज मेरे पास मौका है तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि वो 3rd ऑनवर्ड भी बच्चों को ज़रूर अलाउ करे, क्योंकि सभी स्कूल जितने भी सेफ्टी कंसर्न है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उन चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स के विश्वास को पूरा जीत पाएँ। और मैं उसमें मानता हूं कि सभी स्कूल्स ने उसमें अपना पूरा 100% दिया है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर बैठक कर रहे हैं और हरियाणा में महापंचायत का दौर भी जारी है। इसी के चलते सोनीपत के करखोदा में सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है जो किसान के विरोध में है। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। देश में क्रांति होगी, देश में जो क्रांति होगी उसमें क्या इस्तेमाल होगा ये आपको भी पता है। देश भर में किसान महापंचायत होगी। बंगाल में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। उनके द्वारा तमाम बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय जो हमारे आयोजक है, सरकार पर बरसे राकेश टिकैत। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये कहते हैं कि ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है। ये सब इस बात को लग रहे हैं उनके मंत्री लोग थे। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है। अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पे ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये किस तरह का लूट कर रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद करी है। आज भी केंद्र के ऊपर आप देखोगे हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश का आता है सेलों के अंदर। उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल। और कानून पर जारी है, कानून की जानकारी भी किसान को नहीं है। उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून पर क्या बताओगे? मंत्री के जान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल लोग हैं सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो। अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। होश में बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार संशोधन और बातचीत से हल करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नेताओं या फिर मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को गलत बताया और कहा कि ये अन्न का अपमान है और किसान ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि छोटूराम के समय फसलें भाव को लेकर चलाए गए थे, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव दे रही है। प्रदेश के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसी भी आंदोलन या किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है। सरकार हर तरीके से किसानों से बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि किसान एक मंच पर बातचीत के लिए तैयार हों।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आंदोलन से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्रियों व नेताओं का घेराव न केवल प्रदेश में बल्कि यूपी व दूसरे प्रांतों में किया जा रहा है, उससे आंदोलन का हल निकलने वाला नहीं है, ना ही उससे अन्नदाता को कोई फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे तो महज कामरेडों यानी सीपीआई व सीपीआईएम के नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं व कांग्रेसी नेताओं को ही फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में किसान बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार या यूँ कहिए केंद्र की सरकार भी किसानों के हितों के लिए अनेक काम कर रही है। अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे न केवल किसानों को लाभकारी भाव दिए गए हैं बल्कि दूसरी तमाम चीज़ें भी रियायती दामों पर उनको मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी लाना सरकार की प्राथमिकता है और एसवाईएल का पानी आने के बाद ही दक्षिणी हरियाणा के सूखे खेतों की प्यास बुझेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की मांग अब किसान कर रहे हैं उन मांगों पर विचार भी किया जाएगा, बशर्ते कि किसान आंदोलन को छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हों। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। महम चौबसी के भैड़ी सुरचन गांव में किसानों ने गेहूं के 3.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान मनदीप का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसल जलाने की बात कही थी, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़कर अपने नेता का मान रख रहे हैं। किसान ने बताया है कि घर के खर्च की फसल रखकर बाकी ट्रैक्टर चला देंगे, जिससे अगली फसल को हरी खाद भी मिलेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने मजबूरन ये कदम उठाया है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ता होने के बाद कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने अभी भी उम्मीद की किरण नहीं छोड़ी। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले पर बातचीत का डेडलॉक टूटेगा, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के अनुसार महापंचायत और किसान रैलियों में उनका आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। धरना स्थल पर टेंट लगाए गए। इसको लेकर किसानों ने कहा गर्मी में भी वो वहीं बैठे रहेंगे। टेंट के अंदर पंखे, कूलर के साथ वाटर कूलर भी लगाने की तैयारी चल रही है। टिकरी बॉर्डर से रोहतक की तरफ गांव जाखोदा मोड़ तक जगह जगह सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं। गर्मियों में किसानों को आंदोलन स्थल पर भरपूर मात्रा में पानी मिले, इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। पੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ। भारतीय किसान यूनियन चडूरी ग्रुप युवा के प्रधान सतीश कलसोरा के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नदी पार करवाने के लिए निर्धारित राशि से कई गुना अधिक राशि लेते थे, जिस पर सीएम फ्लाइंग ने रेड करके 3 को पकड़ा। भारतीय किसान यूनियन चडूरी ग्रुप के करनाल के जिला युवा प्रधान सतीश कलसोरा पर नदी पार कराने का हुआ है मामला दर्ज। मामला थाना जठलाना में दर्ज हुआ है, जहां पे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने रेड करी। मामला थाना जठलाना के गुमथला व नगली घाट का, जहां पर पंचायत समिति व बीडी रादौर द्वारा एक ठेका दिया गया जिससे जमुना नदी पार कराई जाती है। इसमें सतीश कलसोरा अपने आदमियों के साथ जो निर्धारित रेट था उससे भी कई गुना वो लोगों से पैसे वसूल रहा था, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को गई। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जब मौके पर आई तो उन्होंने देखा ना तो किसी तरह की रेट लिस्ट लगी थी, ना ही यात्रियों को निर्धारित फीस पर जो है नदी पार कराई जा रही थी। उन्होंने कई आदमियों से बात करी तो उनके संज्ञान में आया कि सतीश कलसोरा की जो टीम है वो निर्धारित पैसे से बहुत ज़्यादा राशि लेती है, रसीद भी नहीं देती। यदि कोई रसीद भी दी गई है तो उसमें भी कई तरह की खामी है। तो उन्होंने रेड मारकर 3 लोगों को तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जो मुख्य आरोपी सतीश कलसोरा है उसकी तलाश जारी है। जानकारी देते हुए एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि उन्हें विश्वास सूत्र से पता है जो सतीश कलसोरा है वे किसान यूनियन के धरना स्थल पर पहुंचा हुआ है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
साइबर सिटी गुरुग्राम सोमवार को गोलियों की गड़गड़ाहट से उस वक्त गूंज उठा जिस समय फिरोज गांधी कॉलोनी इलाके में एक युवक पर लगभग 1.5 दर्जन ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की है, जब 28 साल का मनीष अपने XUV 500 गाड़ी में कहीं जाने के लिए बैठा ही था कि अचानक 2 हथियारबंद बदमाश आए और मनीष पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में मनीष को भी कई गोलियां लगी और गाड़ी के शीशे से भी कई गोलियां लगी हैं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके से भागते हुए बदमाशों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। वारदात की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच में जुट गए। मनीष पर दिन दहाड़े किसने फायरिंग की इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ फायरिंग हुई है और जो डिजीज़ है उसको हॉस्पिटल लेके गई है और इसके मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने कह दिया है थाने के अंदर, और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी विल आइडेंटिफाई। कहाँ की घटना है सर ये और कितने बजे की वारदात है? ये यहाँ की फिरोज गांधी कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन हमारा पड़ता है, उसके अंदर आता है और अभी आधे घंटे पहले की घटना। कितनी गोलियाँ मारी गई हैं सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कौन है मृतक, कहाँ का रहने वाला है सर? अभी तक जितना बताया गया है कि बसई गांव से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है। नाम क्या है सर? वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सीन ऑफ क्राइम टीम आई हुई है तो बाद में। पेहोवा में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह सिंधु के बेटे जसतेज सिंघू पर फायरिंग हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में वो बाल बाल बच गए। दरअसल जसतेज सिंधु भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव भी हैं। सुबह के वक्त वो अपने घर से अंबाला हिस्सा रोड पर टोल प्लाजा पर जा रहे थे, जहां किसानों ने आंदोलन चलाया हुआ है। जिन बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले जसतेज सिंधु ने 9 फरवरी को गांव गुमथला में किसान महापंचायत का आयोजन भी कराया था, जहां राकेश टिकैत पहुंचे थे। जय जवान। भारतीय किसान यूनियन का मैं हरियाणा प्रदेश का महासचिव हूँ और सुबह जब मैं जा रहा था अपनी गाड़ी पे तो 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और पीछे से लड़के ने गाड़ी के शीशे पर फायर किया, जो गाड़ी के आर पार चला गया। और फिर मैं वापस आकर SHO साहब को फ़ोन किया और आगे की कार्रवाई पुलिस देख रही है। नरवाना CI इंचार्ज और नरवाना सिटी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। 4 लुटेरों को जींद के गांव जोहाना खेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया है। चारों लुटेरे बैंक के आसपास ट्रैकिंग करने के बाद दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश भी थी। पुलिस ने लाखों रुपए की लूट की राशि के साथ 3 पिस्तौल, 32 बोर की मैगजीन, 24 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। करनाल के मदनपुर गांव में मामूली कहासुनी के चलते 30 साल के एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार कृष्ण की दुकान पर 6 युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मारने वाले गांव के ही है लड़के। अच्छा, वे लड़के शरारती लड़के हमें मान ले नशेबाज लड़के तस्करी करें, हमें नशा बेचें, मान ले 2 नंबर का काम करें। अगर मान ले सही आदमी होगा वो तो लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, वो यूँ काम करने का ही नहीं। ये लगभग 9 बजे के करीब रात को, हाँ 8:30-9 के करीब दुकान पे मैन दुकान पे करे काम। ये मारपीट करके फरार हो गए। तो उनके साथ ये चाहूँ भाई मैं गिरफ्तार हो, सख्त कार्रवाई हो। पहले भी किया जी झगड़ा नया 2 महीने पहले भी किया ना, रंजिश चल रही थी। रंजिश है ये जो कि एक्सपायर हो गया है, तो अभी हमारी FSL टीम आई है, डॉक्टर साहब आए हैं और अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वेरीफाई करने की बात है जी, अभी वेरीफाई करेंगे। अभी तो जो प्रथम दृष्टि दिख रहा है अभी तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंजरी तो कोई है नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम। वहीं आपको बताएं कि चरखी दादरी के वार्ड 17 में सीवरेज की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। रविदास बस्ती में चल रहे सम्मान समारोह में जा रहे उपायुक्त राजेश चोखपाल को कॉलोनी वासियों ने रास्ते में ही रोककर उन्हें अपनी परेशानी बताई है।
एक अरसे से सीवरेज समस्या से रूबरू हो रहे चरखी दादरी निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। वह उपायुक्त का रास्ते में ही घेराव कर डाला। वार्ड नंबर 17 के निवासियों के साथ साथ शहर के दूसरे इलाके के लोगों ने भी सीवरेज समस्या के निदान की मांग उठाई है। दरअसल राजेश जोगपाल, जो कि चरखी दादरी के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो एक सम्मान समारोह में जा रहे थे, तो ऐसे में लोगों ने बीच में उनकी कार को रुकवा लिया। वह अपनी समस्याओं का रोना रोया। लोगों का कहना था, खासतौर पर अगर बात करें वार्ड नंबर 17 के निवासियों की बात की जाए, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि एक अरसे से पानी भराव की समस्या से वो रूबरू हो रहे हैं। अपने घरों में ही कैद रहने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि मंदिरों व दूसरे प्रतिष्ठानों में भी उनका आना जाना बंद हो चला है, क्योंकि गलियाँ व सड़कें पूरी तरह से सीवरेज युक्त पानी से लबालब हैं। ऐसे में बार बार अधिकारियों के समक्ष भी गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी भी तरह से उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। और कमोवेश ये स्थिति न केवल वार्ड नंबर 17 की है, बल्कि शहर के दूसरे इलाकों की भी है, ऐसा इन क्षेत्रवासियों का कहना था। उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि वो मौका मुआयना करें और तमाम समस्याओं का निदान भी करें। ऐसे में चरखी दादरी के डीसी राजेश जोगपाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सीवरेज की समस्या का जल्द ही निदान किया जाएगा, जल्द ही इस समस्या से छुटकारा दिलवाया जाएगा। वहीं महिलाओं ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो उपायुक्त कार्यालय व आवास का वो घेराव करने पर मजबूर होंगी। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। रेवाड़ी के कोसली में बने खाद्य आपूर्ति विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल दफ्तर खुलने का समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन 2-3 घंटे बाद तक कोई अधिकारी या कर्मचारी दफ्तर में दिखाई नहीं देता है। उपभोक्ताओं ने बताया है कि सब पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लोगों ने बताया है कि दफ्तर कभी भी समय पर नहीं खुलता और अगर समय पर खुल भी जाता है तो अधिकारी मौजूद नहीं रहते, जिसकी वजह से उन्हें राशन कार्ड बनवाने से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परेशान लोगों ने प्रशासन से लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्ड के लिए आया था, जबकि 11 बज चुके हैं और अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है और ना ताला बंद हुआ है। और जब भी आते हैं जब ऐसे ही मिलता है, बंद मिलता है। पहले भी 1-2 बार हो चुका। कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, या कोई इंस्पेक्टर मिलता है ना कोई ऑफिसर मिलता है। और मैं अभी 11 बजे अभी तक कोई इधर है नहीं। क्या हालत है? ऑफिस की बात करें खाद्य आपूर्ति विभाग में, क्या हालात हैं यहाँ के? सर हालात तो बहुत बेकार है, यहाँ कोई मिलता ही नहीं है टाइम पे। कई टाइम चक्कर काटना पड़ता है इधर। क्या दफ्तर पे क्या हालात है? ताला लगा हुआ है, क्या है? दफ्तर पे ताला लगा हुआ है सर। क्या करने के लिए आए थे आप? राशन कार्ड का फॉर्म जमा करना था। अच्छा, क्या क्या है यहाँ के हालात, कैसे हैं? अब ताला लग रहा था, क्या बताएं आप? बताओ, कोई बता ही ना रहे, बंद है, खुला है। कब से चक्कर काट रहे हैं आप लोग? आधा घंटा तो हो गया। आज से लोकल ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर दौड़ी शुरू हो गई है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे ने 37 मेल अनरिजर्व ट्रेन चला दी है और टिकट काउंटर भी चालू कर दिए हैं। इन ट्रेनों में 2 पेयर अम्बाला डिवीजन को भी मिले हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे विभाग ने रेलगाड़ियां चलाकर यात्रियों की परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश की, जिससे यात्री काफी खुश हैं। ग्यारह महीनों के बाद दिल्ली एनसीआर में लोकल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। कोरोना के चलते इन ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से लोकल ट्रेन पटरी पर लौट आई है। पलवल में फिलहाल एक ही EMU शटल का संचालन गाजियाबाद तक शुरू किया गया है। इस शटल के शुरू होने से रोज सफर करने वाले यात्रियों में काफी उत्साह है। यात्री द्वारा मांग की गई है कि बाकी ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू किया जाए, जिससे उनकी यात्रा आसान हो सके। दरअसल पलवल से फरीदाबाद और दिल्ली ड्यूटी करने वाले लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च कर प्राइवेट वाहनों का सहारा लेकर यात्रा करनी पड़ रही थी, लेकिन अब रेलवे द्वारा शुरू किए गए इस EMU शटल से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ये लोकल ट्रेन सुबह 6 बजे पलवल रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और 8:20 पर गाजियाबाद पहुंच रही है। उसके बाद दोपहर 2:30 पर शक्कुर बस्ती वापसी होकर 4:35 पर पलवल पहुंच रही है। रोडवेज विभाग एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज GM को आदेश जारी कर चुका है, जिसमें बसों के चालकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
वहीं पर चेकिंग स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं कि बसों की चेकिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अगर चालक मोबाइल पर बातचीत कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट कार्यालय में दें, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो चलिए इसके साथ फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज। नमस्कार।